क्या एक गरीब माँ अपने ही 12 साल के बच्चे की जिंदगी को पैसों और लालच की वेदी पर चढ़ा सकती है? क्या शराब के नशे में डूबा हुआ एक परिवार एक मासूम बच्चे को उस उम्र में दूल्हा बना सकता है जब उसे ठीक से दुनिया की समझ भी नहीं होती? क्या वह छोटा लड़का अपने परिवार से खिन्न आकर उनके साथ रह पाएगा? दोस्तों, आगे की कहानी को डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां धूल उड़ती गलियां और कच्चे मकानों की कतारें थी। इस गांव के एक किनारे पर महेश का परिवार रहता था। महेश अभी सिर्फ 12 साल का एक मासूम बच्चा था, जिसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत साफ झलकती थी। महेश के 4 भाई थे। 2 भाई उससे बड़े थे और 2 भाई उससे छोटे थे। बड़े भाइयों का नाम सुरेश और रमेश था, जबकि छोटे भाइयों का नाम दिनेश और नरेश था। इस पूरे परिवार की एक ही सबसे बड़ी कमजोरी थी, और वह थी नशे की बुरी लत। महेश को छोड़कर घर के चारों भाई दिन रात शराब और दूसरे नशे में डूबे रहते थे। उनके लिए सुबह की शुरुआत ही शराब की बोतल से होती थी और रात भी उसी गंदे नशे के साथ खत्म होती थी। नशे की इस भयानक आदत के कारण घर में हर दिन भयंकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बर्तन टूटते थे, गलियां गूंजती थी और पड़ोस के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। महेश के पिता भी इस नशे की आदत के शिकार थे। वह दिन भर मजदूरी करते और जो पैसा मिलता उसकी शराब पी जाते। एक दिन अत्यधिक शराब पीने के कारण उनके लीवर ने काम करना बंद कर दिया और उनकी तड़प तड़प के मौत हो गई। पिता की मौत के बाद भी भाइयों ने कोई सबक नहीं सीखा। उनकी नशे की लत कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। उसके सभी भाई कहते थे कि वह बहुत गम में हैं, इसलिए वह मदिरा पीते हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी अब महेश की माँ राजेश्वरी के कंधों पर आ गई थी। राजेश्वरी स्वभाव से बेहद लालची और चालाक महिला थी। उसे अपने बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। वह हमेशा इसी ताक में रहती थी कि कहीं से भी उसके हाथ में मोटा पैसा आ जाए। महेश इस सब माहौल में बहुत घुटता था। वह पढ़ना चाहता था, स्कूल जाना चाहता था और एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन उसके घर का माहौल उसके सपनों का दम घोंट रहा था। वह अक्सर घर के एक कोने में बैठकर रोता रहता था और भगवान से यही प्रार्थना करता था कि उसका जीवन शायद कभी बदल जाए। समय बीतता गया और महेश के सबसे बड़े भाई सुरेश की शादी तय हो गई। पास के ही एक गांव से सुरेश के लिए रिश्ता आया था। लड़की का नाम राधा था। राधा एक बहुत ही सीधे और भले परिवार की लड़की थी। राजेश्वरी ने इस शादी के लिए इसलिए हाँ की थी क्योंकि लड़की वाले अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज देने के लिए तैयार थे। राजेश्वरी के मन में लालच की आग सुलग रही थी। उसे अब शांत होने का रास्ता मिल गया था। वह दिन रात सिर्फ उसी मोटे दहेज के बारे में सोचती रहती थी जो शादी में मिलने वाला था। आखिरकार शादी का वह दिन भी आ गया। पूरे घर में मेहमानों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन इस खुशी के माहौल में महेश के भाई अपनी आदत से बाज नहीं आए। सुरेश ने अपनी शादी के ही दिन इतनी ज़्यादा शराब पी ली कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब बारात निकलने का समय आया तो सुरेश बिल्कुल बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वह पूरी तरह से नशे में धुत था। उसे होश में लाने के लिए चेहरे पर पानी डाला गया। उसे उठाने की कोशिश की गई, लेकिन सब बेकार रहा। वह हिलने डुलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। यह देखकर घर में हड़कंप मच गया। राजेश्वरी को डर सताने लगा
कि अगर लड़की वालों को पता चल गया कि दूल्हा शराब के नशे में बेहोश है तो शादी टूट जाएगी। अगर शादी टूट गई तो मोटा दहेज मिलने वाला था वह भी हाथ से निकल जाएगा। राजेश्वरी का लालची दिमाग तेजी से दौड़ने लगा कि वह अब क्या करे। उसकी नज़र घर के कोने में खड़े 12 साल के महेश पर पड़ी। महेश ने इस समय एक साफ कुर्ता पहना हुआ था। राजेश्वरी ने एक बहुत ही खौफनाक और अजीब फैसला किया। उसने आव देखा न ताव तुरंत महेश को पकड़ा और उसे खींचकर कमरे में ले गई। उसने महेश को डांटते हुए कहा कि चुपचाप दूल्हे के कपड़े पहन लो। महेश यह सुनकर बुरी तरह डर गया। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र तो पढ़ने की है, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन राजेश्वरी के सिर पर तो पैसे का भूत सवार था। उसने महेश को एक जोरदार थप्पड़ मारा और धमकी दी कि अगर उसने चुपचाप सेहरा नहीं बांधा तो वह उसकी जान ले लेगी। महेश के बाकी भाई भी नशे में थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी मां की इस घिनौनी चाल का समर्थन किया। रोते बिलखते 12 साल के महेश को जबरन दूल्हे की पोशाक पहना दी गई। उसके चेहरे पर बड़ा सा सेहरा बांध दिया गया ताकि कोई उसका छोटा चेहरा न देख सके। बारात रवाना हुई और महेश को दूल्हा बनाकर स्टेज पर बैठा दिया गया। शादी के मंडप में चारों तरफ मंत्र पढ़े जा रहे थे। महेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे के पीछे उन आंसुओं को कोई देखने वाला नहीं था। राधा को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के के साथ उसके फेरे हो रहे हैं वह कोई वयस्क पुरुष नहीं बल्कि एक 12 साल का छोटा बच्चा है। घूंघट के कारण और सेहरे की ओट की वजह से यह भयानक सच सबके सामने आने से बच गया था। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। राजेश्वरी को उसका मनपसंद मोटा दहेज मिल गया। वह पैसों और गहनों को देखकर फूली नहीं समा रही थी। अगले दिन राधा विदा होकर महेश के घर आ गई। जब घर में शादी के बाद की रस्में शुरू हुईं और महेश का सेहरा हटाया गया तो राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह यह देखकर सन्न रह गई कि उसका पति तो एक छोटा सा बच्चा है। उसने जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने राजेश्वरी से कहा कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, एक बच्चे से मेरी शादी क्यों करा दी। इस पर राजेश्वरी ने अपनी असली औकात दिखाते हुए राधा को चुप रहने के लिए कहा। उसने राधा को धमकी दी कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर समाज में अपना मुंह खोलोगी तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। राधा एक सीधे परिवार की लड़की थी। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह कुछ दिन तो उस नर्क जैसे घर में रही। उसने देखा कि वहाँ हर दिन शराब पीकर दंगा होता है। महेश खुद डरा सहमा रहता है। वह राधा के सामने आंखें भी नहीं उठा पाता था क्योंकि वह खुद इस पूरी परिस्थिति से अनजान और लाचार था। कुछ ही दिनों के भीतर राधा के पिता को जब इस धोखे की भनक लगी तो वह तुरंत अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। वह अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजेश्वरी को बहुत खरी खोटी सुनाई और राधा को अपने साथ वापस अपने मायके ले गए। राधा के जाने के बाद घर में फिर से वही पुराना माहौल हो गया। राजेश्वरी और उसके बेटों ने सारा दहेज का पैसा शराब और जुए में उड़ाना शुरू कर दिया। अब इस पूरे धोखे का गुस्सा महेश पर निकलने लगा। राजेश्वरी और उसके चारों बेटे महेश को ताने मारते थे कि तेरी वजह से बहू घर छोड़कर भाग गई। वह महेश को दिन भर मारते पीटते थे और उससे घर का सारा कठिन काम करवाते थे। महेश का जीना पूरी तरह से दूभर हो चुका था। वह रात को भूखा सोता था और दिन भर गालियां सुनता था। उसके मन में जीने की इच्छा ही खत्म होती जा रही थी। एक रात घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। बड़े भाइयों ने शराब के नशे में महेश को बुरी तरह पीट दिया। उसकी पीठ पर नीले निशान पड़ गए। माँ राजेश्वरी ने भी महेश का पक्ष लेने के बजाय उसे ही कोसा कि तुम क्यों बोलते हो।
उस काली रात को महेश ने एक बड़ा फैसला किया। उसने सोच लिया कि अब वह इस नरक में नहीं रहेगा। अगर वह यहाँ रहा तो उसके भाई उसे एक दिन जान से ही मार डालेंगे। जब सब लोग शराब के नशे में गहरी नींद में सो रहे थे, तब महेश चुपके से उठा। उसने अपने पास रखे कुछ फटे पुराने कपड़े एक छोटी सी पोटली में बांधे और बिना कोई आवाज़ किए घर से बाहर निकल गया। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। 12 साल का वह बच्चा अकेले ही अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन पीछे छूट जाने का डर उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। दौड़ते दौड़ते वह सुबह के समय पास के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने देखा कि एक ट्रेन खड़ी थी जिस पर मुंबई लिखा था। उसने कई बार लोगों के मुंह से सुना था कि मुंबई सपनों का शहर है और वहाँ कोई भूखा नहीं मरता। बिना टिकट के डरा हुआ महेश उस ट्रेन के एक कोने में जाकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। सफ़र बहुत लंबा और कष्टदायक था। महेश के पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए पानी। वह ट्रेन की सीट के नीचे छिपकर बैठ गया ताकि कोई टीटीई उसे देख न ले। 2 दिनों के सफ़र के बाद आखिरकार ट्रेन मुंबई के एक बहुत बड़े और व्यस्त स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर आकर रुकी। जब महेश ट्रेन से उतरा तो वह मुंबई की विशालता को देखकर दंग रह गया। ऊंचे ऊंचे भवन, लोगों की भारी भीड़ और तेज रफ्तार में चलती गाड़ियां देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। वह स्टेशन के एक सुनसान कोने में जाकर बैठ गया। उसकी भूख के मारे आंतें कुलकुला रही थी। उसका गला सूख चुका था और शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, अपने घर की याद आ रही थी। भले ही वह घर नर्क था, लेकिन वह उसकी जानी पहचानी जगह थी। अब इस अजनबी शहर में उसका कौन ही था। यह सोचकर महेश अपने घुटनों में सिर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियाँ बढ़ गई और उसके आंसू फर्श पर गिरने लगे। महेश उसी कोने में बैठा कई घंटों से रो रहा था। आने जाने वाले लोग उसे देख रहे थे, लेकिन मुंबई में किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह रुककर उस बच्चे से बात कर सके। मुंबई अपनी ही धुन में भाग रही थी, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान किसी न किसी को जरिया बनाकर जरूर भेजता है। उसी समय स्टेशन के उस हिस्से से एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति गुजर रहे थे। उनका नाम महेंद्र प्रताप था। महेंद्र प्रताप मुंबई के एक बहुत बड़े और जाने माने उद्योगपति थे। वह स्वभाव से अत्यंत दयालु, गंभीर और परोपकारी व्यक्ति थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। ट्रेन से उतरकर वह अपनी महंगी कार की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी नज़र कोने में बैठे उस रोते हुए बच्चे पर पड़ी। महेंद्र प्रताप के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि लड़का भले ही फटे पुराने कपड़े में है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और तेज है। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है। महेंद्र प्रताप ने अपने बॉडीगार्ड को रुकने का इशारा किया और वह खुद चलकर उस बच्चे के पास गए। उन्होंने बहुत ही प्यार से महेश के कंधे पर हाथ रखा। एक अनजान स्पर्श पाकर महेश चौंक गया और वह अपना सिर ऊपर उठाया। उसने देखा कि उसके सामने एक ही बहुत अच्छे और अमीर दिखने वाले अंकल खड़े हैं। महेंद्र प्रताप ने अपनी जेब से एक साफ रुमाल निकाला और महेश के आंसू पोंछते हुए बहुत ही मधुर आवाज़ में पूछा कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं?
एक अपनेपन की आवाज़ सुनते ही महेश के सब्र के बांध जैसे टूट गए। उसने रोते रोते महेंद्र प्रताप को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसका परिवार नशे में डूबा रहता है, कैसे उसकी माँ ने लालच में आकर उसकी 12 साल की उम्र में जबरन शादी करा दी और कैसे उसके भाई उसे मारते पीटते थे, जिसके कारण वह घर छोड़कर भाग आया है। महेश की यह दर्द भरी दास्तान सुनकर महेंद्र प्रताप का दिल पसीज गया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। महेंद्र प्रताप और उनकी पत्नी गीता देवी की कोई संतान नहीं थी। वह दोनों हमेशा एक बच्चे की कमी महसूस करते थे। महेश की बातें सुनकर महेंद्र प्रताप के मन में एक विचार आया। उन्होंने महेश से कहा कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। महेश ने महेंद्र प्रताप की आंखों में देखा कि सिर्फ सच्चा प्यार और हमदर्दी थी। महेश ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। महेंद्र प्रताप उसे अपनी शानदार बड़ी गाड़ी में बैठाकर अपने आलीशान बंगले पर ले आए। जब महेश महेंद्र प्रताप के बंगले पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कभी सपने में भी इतना बड़ा और खूबसूरत घर नहीं देखा था। चारों तरफ हरे भरे बगीचे, संगमरमर का फर्श और बड़े बड़े झूमर लटके थे। जैसे ही वह घर के भीतर पहुंचे, महेंद्र प्रताप की पत्नी गीता देवी वहां आईं। जब उन्होंने एक छोटे से गंदे और रोते हुए बच्चे को देखा तो वह हैरान रह गई। महेंद्र प्रताप ने गीता देवी को एकांत में ले जाकर महेश की पूरी कहानी सुनाई। महेश की आप बीती सुनकर गीता देवी का मातृत्व जाग उठा। उन्होंने तुरंत महेश को गले से लगा लिया और रोने लगी। उन्होंने कहा कि आज से यह बच्चा हमारा बेटा है। भगवान ने हमारी सुन ली और हमें यह संतान दी है। उसी दिन से महेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसे रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर और बड़ा कमरा दिया गया। उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिले और स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला। लेकिन महेंद्र प्रताप सिर्फ उसे ऐशो आराम की जिंदगी नहीं देना चाहते थे। वह जानते थे कि शिक्षा ही इंसान का असली गहना होता है। उन्होंने महेश का दाखिला मुंबई के सबसे बेहतरीन और महंगे स्कूल में करा दिया। शुरुआत में महेश को अंग्रेजी और बड़े स्कूल के माहौल में थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वह गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। लेकिन उसके भीतर कुछ कर दिखाने का जज्बा था। वह दिन रात पढ़ाई करने लगा। महेंद्र प्रताप खुद रोज शाम को महेश की पढ़ाई का जायजा लेते थे और उसे समझाते थे। महेश भी अपने नए माता पिता को कभी निराश नहीं करना चाहता था। वह स्कूल में हमेशा प्रथम आने लगा। उसकी बुद्धिमत्ता देखकर शिक्षक भी हैरान थे। समय का पहिया तेजी से घूमता रहा। साल दर साल बीतते गए और महेश 12 साल के बच्चे से एक होनहार युवक बन गया। महेश ने 12वीं की परीक्षा बहुत ही अच्छे अंकों से पास की। उसका सपना था कि वह एक डॉक्टर बने, ताकि वह बीमार और गरीब लोगों की सेवा कर सके और किसी को भी इलाज के अभाव में मरने न दे, जैसे उसके पिता की मृत्यु हुई थी। महेंद्र प्रताप ने उसके इस सपने को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग दिया। महेश ने नीट परीक्षा की तैयारी की, जिसके द्वारा मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। उसने कड़ी मेहनत करके नीट परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की। महेंद्र प्रताप ने महेश का दाखिला देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में करा दिया। मेडिकल कॉलेज में भी महेश ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। उसने दिन रात एक करके डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और अंततः वह एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। वह मुंबई के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में मुख्य सर्जन के पद पर नियुक्त हुआ। अब उसका नाम डॉक्टर महेश हो चुका था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। वह जितना अच्छा डॉक्टर था, उतना ही विनम्र और दयालु इंसान भी था। वह गरीबों का मुफ्त में इलाज करता था। महेंद्र प्रताप और गीता देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके लिए महेश उनका सगा बेटा बन चुका था। वह समाज में बड़े गर्व से कहते थे कि यह हमारा बेटा है।
अब महेश की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। महेंद्र प्रताप चाहते थे कि महेश का घर बस जाए। उन्होंने महेश के लिए एक बहुत ही संभ्रांत और अमीर उद्योगपति परिवार की लड़की का हाथ मांगा। लड़की का नाम वंशिका राठौर था। वंशिका भी उच्च शिक्षित और बहुत ही अच्छे विचारों वाली लड़की थी। जब वंशिका के परिवार को महेश के अतीत के बारे में पता चला कि वह महेंद्र प्रताप का गोद लिया हुआ बेटा है, तो उन्होंने महेश के चरित्र और उसकी सफलता को देखकर तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। एक बहुत ही भव्य समारोह में महेश और वंशिका की शादी संपन्न हुई। इस शादी में मुंबई के बड़े बड़े नेता, अभिनेता और उद्योगपति शामिल हुए। महेश अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश था। उसके पास सब कुछ था, एक नाम, शोहरत, दौलत, प्यार करने वाले माता पिता और एक समझदार पत्नी। लेकिन वह अपने अतीत को कभी नहीं भूल पाया था। वह हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता था कि उन्होंने उसे महेंद्र प्रताप जैसा पिता दिया। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, तभी किस्मत कोई न कोई ऐसा पत्ता फेंकती है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। महेश की ज़िंदगी में भी एक ऐसा ही तूफान आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इधर मुंबई में महेश सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके पैतृक गांव में उसके सगे परिवार की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। महेश की मां राजेश्वरी और उसके चारों भाइयों ने दहेज का सारा पैसा बहुत पहले ही बर्बाद कर दिया था। नशा करने की वजह से भाइयों का स्वास्थ्य भी खराब हो चुका था और घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वह दाने दाने के लिए तरस रहे थे। एक दिन गांव के एक मुखिया के घर पर टीवी चल रहा था। राजेश्वरी और उसका बड़ा बेटा सुरेश किसी काम से वहां गए थे। अचानक टीवी पर एक बहुत बड़ा विज्ञापन आया। वह विज्ञापन मुंबई के एक बहुत बड़े चैरिटी अस्पताल का था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महेश का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। टीवी के पर्दे पर डॉक्टर महेश सूट बूट पहने हुए बहुत ही प्रभावशाली अंदाज में बोल रहे थे। उनके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, देश के जाने माने सर्जन डॉक्टर महेश प्रताप का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजेश्वरी और सुरेश की नज़रें जैसे ही टीवी पर पड़ी, वह दोनों चौंक गए। राजेश्वरी ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। चेहरा बिल्कुल वही था, बस अब वह 12 साल का बच्चा एक 30 साल का सफल पुरुष बन चुका था। सुरेश ने चिल्लाकर कहा कि माँ, यह तो हमारा महेश लग रहा है। यह तो हमारा महेश ही है जो 17-18 साल पहले घर से भाग गया था। मुखिया ने बताया कि हाँ, यह तो मुंबई के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और इन्हें मुंबई के अरबपति उद्योगपति महेंद्र प्रताप ने अपना वारिस बनाया है। इनके पास अरबों की संपत्ति है। यह सुनते ही राजेश्वरी के भीतर का सोया हुआ लालच फिर से जाग उठा। उसकी आंखों में पैसों की चमक आ गई। उसने सोचा कि जो लड़का हमारी मार खाकर भागा था, वह आज अरबपति बन चुका है। अगर हम उसके पास जाएं तो वह हमें भी अमीर बना देगा। वह हमारा खून है, वह हमसे दूर कैसे रह सकता है। सुरेश ने कहा कि माँ, लेकिन वह हमें पहचान कर अपने घर में क्यों रखेगा? वह तो हमसे नफरत करता होगा। इस पर राजेश्वरी ने एक बहुत ही कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि वह माने या न माने, कानूनी तौर पर तो वह मेरा बेटा ही है। और सबसे बड़ी बात, उसकी शादी तो बचपन में ही राधा से हो चुकी थी। राधा आज भी जिंदा है और अपने मायके में बैठी है। अगर हम राधा को अपने साथ ले जाएं और मुंबई जाकर यह दावा करे कि महेश ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया है और दूसरी शादी कर ली है, तो वह डर जाएगा। बदनामी के डर से वह हमें करोड़ों रुपए देगा। राजेश्वरी और उसके बेटों ने तुरंत एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची। वह अगले ही दिन राधा के गांव पहुँचे। राधा पिछले कई सालों से अपने मायके में
एक सादा और पवित्र जीवन जी रही थी। उसने कभी दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि उसके समाज में एक बार शादी होने के बाद दूसरी शादी को अच्छा नहीं माना जाता था। वह एक तरह से परित्यक्त जीवन जी रही थी। राजेश्वरी ने राधा के पिता के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए और झूठे आंसू बहाते हुए कहा कि समधी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, लेकिन आज हमारा बेटा महेश बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वह मुंबई में रहता है। हम अपनी बहू राधा को उसका हक दिलाने के लिए मुंबई ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राधा अब महारानी की तरह जिए। राधा और उसके पिता पहले तो तैयार नहीं हुए, क्योंकि वह जानते थे कि राजेश्वरी कितनी लालची है। लेकिन जब राजेश्वरी ने टीवी वाली बात बताई और कहा कि राधा का महेश ही असली पति है और उसे अपनी पत्नी को रखना ही होगा, तो राधा के मन में भी एक उम्मीद जाग गई। उसे लगा कि शायद उसकी बिखरी हुई जिंदगी अब संवर जाएगी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि राजेश्वरी उसका इस्तेमाल केवल महेश से पैसे ऐंठने के लिए एक मोहरे के रूप में कर रही है। राधा को अपने साथ लेकर राजेश्वरी और उसके चारों भाई मुंबई की ट्रेन में बैठ गए। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा घूम रहा था। वह सोच रहे थे कि अब उनके गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं और वह महेश की दौलत पर ऐश करेंगे। 2 दिन बाद वह मुंबई पहुंचे। उन्होंने लोगों से पूछते पूछते और टीवी के विज्ञापन के सहारे महेंद्र प्रताप के उस आलीशान बंगले का पता निकाल लिया। जब वह बंगले के बाहर पहुंचे तो वहां के सुरक्षा और भव्यता को देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए। महेश अपने माता पिता और पत्नी वंशिका के साथ सुबह की चाय पी रहा था। पूरा परिवार हंसी मजाक कर रहा था कि तभी अचानक बंगले के मुख्य गेट पर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। सुरक्षा कर्मियों ने किसी को अंदर आने से रोक रखा था और बाहर खड़ा कोई व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। महेश और महेंद्र प्रताप यह सुनकर तुरंत बाहर आए। जैसे ही महेश बरामदे में पहुंचा, उसकी नज़र गेट पर खड़ी उस बूढ़ी औरत और 4 आदमियों पर पड़ी। हालांकि समय बहुत बीत चुका था, लेकिन महेश अपने उन अत्याचारी भाइयों और अपनी उस निर्दयी माँ का चेहरा कभी नहीं भूल सकता था। उन्हें देखते ही महेश के पैर जम गए। उसके अतीत का सारा खौफ, सारी मार और वह भयानक रात उसकी आंखों के सामने तैर गई। राजेश्वरी ने जैसे ही महेश को देखा, वह चिल्लाई कि अरे मेरा बेटा, मेरा प्यारा महेश, तू कहाँ छुपा था और अपनी बूढ़ी माँ को तू भूल ही गया था। सुरक्षा कर्मियों को हटाते हुए वह जबरन अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। उसके पीछे उसके चारों भाई भी चिल्ला रहे थे कि यह हमारा भाई है, इसने हमें छोड़ दिया था, ये आज हमें मिल गया है। महेंद्र प्रताप ने बहुत ही शांत लेकिन सख्त आवाज़ में पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ इस तरह हंगामा क्यों कर रहे हैं। राजेश्वरी ने आगे बढ़कर कहा कि हम कौन हैं? मैं इस डॉक्टर महेश की सगी माँ हूँ और यह चारों उसके सगे भाई हैं। इसने हमसे नाता तोड़ लिया और यहाँ आकर बड़ा आदमी बन गया। और देखो, यह रही इसकी असली पत्नी राधा, जिससे इसने बचपन में शादी की थी। इसने कानून के खिलाफ जाकर यहाँ किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। हम राधा को उसका हक दिलाने आए हैं। यह सुनकर वहाँ खड़ी वंशिका और गीता देवी के होश उड़ गए। वंशिका ने महेश की तरफ देखा। महेश की आंखों में डर और शर्म साफ दिख रहा था। महेंद्र प्रताप ने महेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि महेश, क्या तुम इन्हें जानते हो? महेश ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हाँ पिताजी, यह वही लोग हैं जिन्होंने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया था। यह मेरी वही माँ है जिसने मुझे 12 साल की उम्र में पैसों के लिए ही बेच दिया था। सुरेश ने चिल्लाकर कहा कि अब तू जो भी कहे, लेकिन तू हमारा ही खून है। या तो तू हमें इस बंगले में रहने की जगह दे, या तो हमें हर महीने लाखों रुपए दे, नहीं तो हम तेरी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। हम पूरी मुंबई में शोर मचा देंगे कि डॉक्टर महेश एक धोखेबाज आदमी है
जिसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया है। महेंद्र प्रताप ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। वह जानते थे कि यह लोग बेहद गिरे हुए और लालची हैं। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि इन लोगों को अभी बंगले से बाहर निकालो। राजेश्वरी और उसके बेटों को धक्के मारकर गेट के बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वह लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। राजेश्वरी ने गेट के बाहर ही खड़े होकर सड़क पर तमाशा करना शुरू कर दिया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और आने जाने वाले लोगों को इकट्ठा करके कहने लगी कि देखो, इस अमीर डॉक्टर ने अपनी सगी माँ को घर से निकाल दिया। इसने अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया है। जल्द ही यह बात मीडिया तक पहुंच गई। कुछ सनसनीखेज खबरें छापने वाले पत्रकारों ने इस खबर को लपक लिया। खबरों और टीवी चैनल पर यह खबर चलने लगी कि प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर महेश प्रताप का काला अतीत आया सामने। क्या डॉक्टर महेश ने दो शादियां की है? क्या महेश ने अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया है? इस खबर के कारण अस्पताल में और समाज में महेश की बदनामी होने लगी। तरह तरह के सवाल सब महेश से पूछने लगे। महेश बहुत मानसिक तनाव में आ गया। वह रोते हुए महेंद्र प्रताप के पास गया और कहा कि पिताजी, मेरी वजह से आपको और इस परिवार को बेहद बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे मुंबई छोड़कर कहीं दूर चले जाने दीजिए। इस पर महेंद्र प्रताप ने महेश को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह उन लोगों ने किया था जिन्होंने एक बच्चे का बचपना ही छीन लिया था। अगर वह लोग कानून का सहारा लेकर हमें डराना चाहते हैं तो हम भी कानून के रास्ते से ही उन्हें जवाब देंगे। सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। राजेश्वरी ने एक वकील के जरिए कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। क्योंकि राजेश्वरी के चलते मीडिया और वकीलों को मसाला मिल गया था, तो वह राजेश्वरी का मुकदमा तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उसने मांग की कि महेश को अपनी पहली पत्नी राधा के साथ रहना होगा और उसे अपने सगे परिवार को भरण पोषण के लिए भारी रकम देनी होगी, क्योंकि वह उनका कानूनी वारिस है। उसने आरोप लगाया कि महेंद्र प्रताप ने महेश का अपहरण किया था और उसे बहला फुसलाकर अपने पास रख लिया था। मामला मुंबई की एक बड़ी अदालत में पहुंचा। इस केस को लेकर पूरे शहर में बहुत चर्चा थी। अदालत के कक्ष में भारी भीड़ जमा थी। एक तरफ डॉक्टर महेश, उद्योगपति महेंद्र प्रताप, गीता देवी और वंशिका बैठे थे। दूसरी तरफ राजेश्वरी, उसके चारों शराबी बेटे और सहमी हुई राधा बैठी थी। न्यायाधीश महोदय अपनी कुर्सी पर आकर बैठे और कार्रवाई शुरू हुई। राजेश्वरी के वकील ने बहुत ही आक्रामक अंदाज में बहस शुरू की। उसने अदालत के सामने शादी की कुछ पुरानी तस्वीरें और गांव के कुछ गवाहों का बयान पेश किया। वकील ने कहा कि हुजूर, कानून बहुत स्पष्ट है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना पूरी तरह से अवैध है। डॉक्टर महेश ने राधा से शादी की थी, जिसका सबूत हमारे पास है। इसके बाद वह मुंबई भाग आए और यहाँ आकर उन्होंने अपनी पहचान छिपाई। महेंद्र प्रताप ने इस लड़के की दौलत और प्रतिभा का इस्तेमाल करने के लिए इसे अपने पास रख लिया। आज इस बूढ़ी माँ के पास रहने को घर नहीं है और भाई भूखे मर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि डॉक्टर महेश को अपनी पहली पत्नी राधा को अपनाना होगा और अपने परिवार को संपत्ति का आधा हिस्सा देना होगा। यह सुनकर अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग महेश को दोषी नज़रों से देखने लगे। महेश का सिर शर्म से झुक गया था। तभी महेंद्र प्रताप के वकील खड़े हुए। वह बहुत ही अनुभवी और समझदार वकील थे। उन्होंने बहुत ही शांत आवाज़ में कहा कि हुजूर, मेरे विपक्षी साथी ने जो भी बातें कही वह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। मैं अदालत के सामने इस कहानी का दूसरा और असली पहलू रखना चाहता हूँ। मैं खुद डॉक्टर महेश को गवाह के रूप में कटघरे में बुलाना चाहता हूँ, ताकि अदालत को पता चल सके कि असली पीड़ित कौन है। न्यायाधीश ने अनुमति दे दी।
महेश भारी कदमों से चलकर कटघरे में आकर खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने महेंद्र प्रताप की तरफ देखा, जिन्होंने उसे आंखों से ही हौसला दिया। महेंद्र प्रताप के वकील ने महेश से पूछना शुरू किया कि डॉक्टर महेश, आप अदालत को विस्तार से बताइए कि आपकी शादी किस उम्र में और किन परिस्थितियों में हुई थी। महेश ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हुजूर, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 12 साल का एक बच्चा था। मुझे यह भी नहीं पता था कि शादी होती क्या है। मेरे पिता की मृत्यु शराब पीने के कारण हो गई थी। मेरे चारों भाई देर रात शराब के नशे में रहते थे। मेरी शादी के दिन मेरे बड़े भाई सुरेश की शादी होनी थी, लेकिन उसने इतनी शराब पी रखी थी कि वह बेहोश हो गया। महेश की आवाज़ भारी हो गई। उसने राजेश्वरी की तरफ उंगली उठाई और कहा कि इस महिला ने, जो मेरी सगी माँ है, सिर्फ मोटे दहेज के लालच में आकर मुझे कमरे में बंद किया। मुझे पीटा और धमकी दी कि अगर मैं दूल्हा नहीं बना तो यह मुझे जान से मार देगी। 12 साल की उम्र में जब बच्चों के हाथों में खिलौने और किताबें होनी चाहिए थी, मेरे हाथों में जबरन शादी का सेहरा बांध दिया गया। हुजूर, क्या कानून एक 12 साल के बच्चे की जबरन कराई गई शादी को वैध मानता है? क्या यह बाल विवाह नहीं है? क्या यह एक बच्चे के अधिकार का हनन नहीं है? यह सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश महोदय ने भी अपनी ऐनक ठीक की और राजेश्वरी की तरफ गंभीर नज़रों से देखा। महेश ने आगे कहा कि शादी के बाद मेरी पत्नी राधा भी इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह अपने मायके चली गई। इसके बाद इस परिवार ने मुझ पर जो जुल्म ढाए वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे जानवरों की तरह पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था। तंग आकर मैं घर से भाग गया। मैं मुंबई स्टेशन पर अकेले बैठकर रो रहा था। तब मेरे इन आदरणीय पिता महेंद्र प्रताप जी ने मुझे सहारा दिया था। उन्होंने मुझे पाला, मुझे पढ़ाया, मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। 17 सालों तक इस सगे परिवार को मेरी याद नहीं आई। इन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि इनका छोटा भाई या बेटा जिंदा भी है या मर गया। आज जब इन्होंने मुझे टीवी पर देखा कि मैं एक सफल डॉक्टर बन गया हूँ और मेरे पास पैसा है, तो यह लोग केवल पैसे की लालच में यहाँ आ गए हैं। इन्हें मेरी पत्नी राधा से कोई हमदर्दी नहीं है, यह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। महेश के इस बयान ने पूरी अदालत का माहौल बदल दिया। लोगों की हमदर्दी अब महेश के साथ थी। राजेश्वरी और उसके बेटे कोर्ट में असहज होने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी महेंद्र प्रताप के वकील ने एक और बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा कि हुजूर, मैं इस केस की मुख्य कड़ी यानी महेश की पहली पत्नी राधा को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि राधा का इस पूरे मामले में क्या कहना है। राजेश्वरी ने धीरे से राधा का हाथ दबाया और फुसफुसाकर कहा कि याद रखना, वही बोलना जो मैंने सिखाया है, तभी हमें पैसा मिलेगा। राधा कांपती हुई कटघरे में आकर खड़ी हुई। न्यायाधीश ने उससे कहा कि बेटी, तुम बिना किसी डर के अपना बयान दो, यहाँ तुम्हें सच बोलना है। राधा ने कुछ देर मौन रहने के बाद महेश की तरफ देखा, जो सम्मान और दुख के साथ उसे देख रहा था। फिर उसने राजेश्वरी और उसके शराबी बेटों की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर सिर्फ लालच और चालाकी थी। राधा ने एक गहरा निर्णय लिया। उसने रोते हुए कहा कि हुजूर, डॉक्टर महेश जो कह रहे हैं वह 100% सच है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मुझे एक बच्चे से ब्याह दिया गया था। महेश का इसमें कोई दोष नहीं, वह खुद एक पीड़ित लड़का था। असली दोषी यह माँ राजेश्वरी और उसके बेटे हैं। इन्होंने पैसे के लिए हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। राधा ने आगे कहा कि हुजूर, 17 सालों तक इन्होंने मेरी कोई सुध नहीं ली। मैं अपने मायके में घुट घुट कर जी रही थी। कुछ दिन पहले यह लोग मेरे घर आए और मुझसे कहा कि चलो, महेश तुम्हें याद कर रहा है।
लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे समझ आया कि यह लोग महेश से केवल पैसे ऐंठना चाहते हैं। यह लोग मुझसे ज़बरदस्ती झूठ बुलवाना चाहते थे। मैं एक डॉक्टर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती। महेश ने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। उसने जो दूसरी शादी की है वह सही है, क्योंकि वह उसकी अपनी ज़िंदगी है। मैं इस लालची परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती। राधा के इस बयान ने कोर्ट में जैसे बम फोड़ दिया। राजेश्वरी और उसके बेटे चिल्लाने लगे कि यह लड़की झूठ बोल रही है, इसे पैसे खिलाए गए हैं। न्यायाधीश ने हथौड़ा थपथपाया और कहा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। न्यायाधीश ने कहा कि शांति बनाए रखिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद न्यायाधीश महोदय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कुछ घंटों के इंतजार के बाद अदालत फिर से बैठी और न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला अत्यंत संवेदनशील और समाज की आंखें खोलने वाला है। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि डॉक्टर महेश की पहली शादी तब हुई थी जब वह नाबालिग थे। वह विवाह पूरी तरह से बाल विवाह था, जिसे कानूनन मान्यता नहीं दी जा सकती, विशेषकर तब जब वह शादी बलपूर्वक और धोखे से कराई गई थी। इसलिए डॉक्टर महेश की दूसरी शादी पूरी तरह से वैध है और उनकी वर्तमान पत्नी वंशिका ही उनकी कानूनी पत्नी है। न्यायाधीश ने राजेश्वरी और उसके बेटों की तरफ देखते हुए कहा कि जहां तक इस लड़के के सगे परिवार का सवाल है, जिन्होंने एक 12 साल के बच्चे पर जुल्म किए, उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया और 17 सालों तक उसका कोई ख्याल नहीं रखा, उन्हें इस लड़के की संपत्ति या कमाई पर कोई अधिकार नहीं है। कानून लालच को बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन न्यायाधीश ने आगे एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि चूंकि राधा इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह से निर्दोष है और उसके साथ बचपन में धोखा हुआ था, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, इसलिए अदालत मानवीय आधार पर यह तय करती है कि जब तक राधा की दूसरी शादी नहीं हो जाती, तब तक डॉक्टर महेश को अपनी मासिक आय का आधा हिस्सा राधा के भरण पोषण के लिए हर महीने देना होगा, ताकि वह सम्मानजनक जीवन जी सके। जहां तक इस बात का सवाल है कि डॉक्टर महेश किसके साथ रहेंगे, तो अदालत यह स्पष्ट करती है कि डॉक्टर महेश अब एक वयस्क आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं। उन्हें पालने पोसने, शिक्षित करने और एक सफल इंसान बनाने का पूरा श्रेय श्री महेंद्र प्रताप को जाता है। उन्होंने एक अजनबी बच्चे को अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार किया और संस्कार दिया। इसलिए डॉक्टर महेश अपनी मर्जी के मालिक हैं और वह जहां चाहें, जिसके साथ चाहें, रह सकते हैं। यह फैसला सुनते ही अदालत कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महेंद्र प्रताप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने महेश को गले से लगा लिया। महेश ने झुककर महेंद्र प्रताप और गीता देवी के पैर छुए। यहाँ पर महेंद्र प्रताप की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। अदालत के इस फैसले ने समाज को एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश दिया था। अक्सर हमारे समाज में यह धारणा बनी हुई है कि दूसरा पिता या सौतेला पिता हमेशा दुर्व्यवहार करता है, बच्चों पर जुल्म करता है और उन्हें पराया समझता है। कहानियों और फिल्मों में भी हमेशा दूसरे पिता की एक नकारात्मक छवि ही दिखाई जाती है। लेकिन महेंद्र प्रताप ने इस पूरी रूढ़िवादी सोच को बदलकर रख दिया। उन्होंने समाज को मानवता का एक ऐसा अद्भुत पाठ पढ़ाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। एक सगी माँ और सगे भाइयों ने जहाँ पैसों के लालच में आकर एक मासूम बच्चे का सौदा कर दिया, उसे नर्क जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया, वहीं एक अनजान व्यक्ति ने पिता का फर्ज निभाते हुए उस बच्चे को न केवल सहारा दिया, बल्कि उसे समाज का एक प्रतिष्ठित नागरिक और डॉक्टर बनाया। महेश ने अदालत के फैसले का पूरा सम्मान किया। उसने हर महीने अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा राधा को भेजना शुरू कर दिया। राधा ने उन पैसों से अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी, ताकि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके और किसी और महेश का बचपन लालच की वेदी न चढ़ सके।
राजेश्वरी और उसके चारों शराबी बेटे खाली हाथ, रोते हुए और पछताते हुए वापस अपने गांव लौट गए। उनका लालच ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। अब गांव में भी लोग उनसे नफरत करते थे और कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था। उनकी बची खुची इज्जत भी अदालत के चक्कर में खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर आपके मन में कुछ अच्छा करने की चाह है और आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसानियत का रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से ऊपर होता है। दोस्तों, आपको महेश के संघर्ष और महेंद्र प्रताप की महानता की यह भावुक कहानी कैसी लगी? इस कहानी ने हमें सिखाया कि समाज में आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है और पराये भी कभी कभी अपनों से ज़्यादा बढ़कर फर्ज निभा जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कोई अच्छी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियों को लगातार सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सफ़र से सीख को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आप हमारी कहानियाँ किस शहर से सुन रहे हैं। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए सफ़र से सीख। धन्यवाद।